बेटा लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ रहे थे? यस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते बेटा। हेडिंग था हमारा प्रेशर exerted by gas on the walls of container। तो हमारा कंटेनर कौन से शेप का था बेटा? क्यूबिकल शेप का था, राइट। तो उसमें हमने कंसीडर किया था कि उस क्यूब में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, मतलब कोई भी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। तो उसमें से हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में कितने थे? n थे। n में से हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिया बेटा? तो हमने कहा n/3 मॉलिक्यूल्स जो है वो x डायरेक्शन में चलते हैं, और n/3 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल की हमने बात करे थे बेटा, ठीक है, जो क्या कर रहा था, यहाँ से m1 मास का जो v1 वेलोसिटी से इधर आ रहा था, और ये वाला जो शेडेड एरिया है उस सरफेस के साथ टकराएगा, और टकरा के क्या करेगा बेटा? फिर से वापस जाएगा। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है तो ये वाले सरफेस से लेकर ये वाले सरफेस तक चलेगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकला होगा टकरा के, और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ से टकरा के फिर से वहां से वापस चला जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल इमेजिन करते हैं तो वो तो दो दीवारों से ऐसे ही टकराते रहेगा। तो टकराने के बाद से लेकर यहाँ से वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या किया बेटा? कोलिजन किया। तो हमने कहा कि इसका मास अगर ये उन n/3 मॉलिक्यूल में से पहला वाला मॉलिक्यूल है तो हमने इसको m1 कहा, और इसकी वेलोसिटी को हमने v1 कहा। तो यहाँ पे ये टकराएगा और वापस ये m1 क्या करेगा बेटा? v1 वेलोसिटी से ही वापस आएगा। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा था कि ओनली सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, यही लिखा था हमने। ओके, ओनली वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मॉलिक्यूल जाके टकराता है बेटा, तो टकराने के कारण क्या होगा? यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जिसका मास m1 है v1 वेलोसिटी से आएगा, यहाँ पे टकराएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी से क्या बनता है बेटा? मोमेंटम। तो इनिशियली इसके पास क्या है? यहाँ पे इसके पास मोमेंटम है बेटा, इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 इंटू v1। यहाँ पर क्या करेगा? टकराएगा, और टकरा के ये मॉलिक्यूल वापस जाएगा। तो वापस जाने के टाइम में इसके पास फाइनल मोमेंटम होगा, वो कितना होगा? वो भी उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। बात समझ में? लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो फाइनल मोमेंटम माइनस में होगा। लेट सपोज ये पॉजिटिव एक्स में चल रहा है तो प्लस में होगा, और ये निगेटिव एक्स में चल रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है, इनिशियल वाला और फाइनल वाला, तो दोनों मोमेंटम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक पार्टिकल है उसका जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज p इनिशियल इज m1 इंटू v1 है, और उसी का फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा? p फाइनल माइनस m1 v1। तो ये जब टकराता है, टकराने के पहले वाला मतलब कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम हमें चेंज इन मोमेंटम देगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना किया बेटा इसने? दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
टकराने के पहले उसका मोमेंटम कितना था और टकराने के बाद उसका मोमेंटम कितना हुआ। तो टकराने के बाद m1 v1 और टकराने के पहले भी m1 v1, तो ये बन जाएगा बेटा -2 टाइम्स m1 v1। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल जो s नाम के सरफेस से टकरा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p, इसका कितना निकला रहा है -2 m1 v1। माइनस तो यहाँ पर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड फॉर्म कितना बनेगा बेटा, ये प्लस बन जाएगा m1 v1, क्योंकि मॉड में डालेंगे, मैग्नीट्यूड में डालेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा प्लस। ठीक है, ये हो गया उस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम भी है, फाइनल मोमेंटम भी है और चेंज इन मोमेंटम भी है। जब हम इस गैस पार्टिकल को देखते हैं बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे आया, यहाँ से टकरा के फिर से उसी पोजीशन पे जा रहा है, राइट। क्या कंसिडर किया कि यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से फिर से निकला और यहाँ पे फिर से कोलाइड करने के लिए जा रहा है उसके पहले तक। इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया बेटा, कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से निकला, यहाँ तक आया और फिर से यहीं पे आया। तो स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है v1। इसने डिस्टेंस कवर कितना किया बेटा, लेट सपोज इसकी साइड हमने a कही है ना, यहाँ पे डायग्राम में नोट कर लो अगर नहीं किया होगा तो। इसकी साइड होती है बेटा a की, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस और अपॉन टाइम। तो इसका टाइम क्या बनेगा बेटा, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डिस्टेंस बनेगा v1 इंटू जो भी इसको टाइम लगा t1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू 2a अपॉन इसको टाइम लगा लेट सपोज t1। ठीक है, तो इसका t1 क्या होगा बेटा, t1 बनेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1। बात समझ में आ गई। तो इसको टाइम जो लग रहा है वो भी आप फाइंड कर सकते हो और इसकी वेलोसिटी भी मिल जाती है, v1 की वैल्यू 2a/t1। तो यह बेटा यहाँ से कोलाइड होके निकला, यहाँ से निकला, कोलिजन किया और यहाँ से फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो उसने टोटल कवर किया हुआ डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द टोटल डिस्टेंस। ये पहली बात हमने फाइंड करे यहाँ पे। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा टाइम। टाइम टेकन बाय पार्टिकल time taken by particle between two successive collisions। एक सेकंड बेटा, so time taken between taken by the particle between two successive collision कितना होगा बेटा, लेट सपोज t1 है, तो हम बोल सकते हैं 2a अपॉन इसका वेलोसिटी कितना है बेटा v1। ठीक है, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, गैस पार्टिकल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हो गया बेटा। यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम है, किसका, पार्टिकल का। कहाँ से, जब वो यहाँ से निकलता है टकरा के वापस आता है। और ये क्या है बेटा, यहाँ से निकल के यहाँ पे फिर से आने के लिए लगने वाला टाइम है। तो आपके पास इसका चेंज इन मोमेंटम है और इसका टाइम है। तो मोमेंटम और टाइम मिल के क्या देते हैं बेटा, फोर्स देते हैं। कौन कहता है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स।
इसका मतलब जब ये गैस पार्टिकल आके यहाँ पे फिर से जाके टकरा के वापस जाता है तो इसका चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ अगर होता है वही होता है बेटा फोर्स। बात समझ में? तो ये गैस मॉलिक्यूल जब आता है और टकराता है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है बेटा। तो हमें चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से क्या मिलता है बेटा? फोर्स मिलता है। तो चेंज इन मोमेंटम उस गैस पार्टिकल का और ये टाइम हमें इसका एवरेज फोर्स देगा जो इस पहले वाले मॉलिक्यूल ने इस एस नाम के सरफेस के ऊपर अप्लाई किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? दिस चेंज इन मोमेंटम is nothing but average force applied by first molecule। बोल सकते हैं। सो एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल, उस फोर्स को अगर मैंने F1 कहा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या फिर सॉरी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं आप। तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ था बेटा? मोमेंटम चेंज हुआ है 2mv1 और उसको टाइम कितना लग रहा है? 2a/v1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m1v1 अपॉन टाइम इसको कितना लग रहा है बेटा? 2a/v1, 2a डिवाइडेड बाई v1, v1 जाके ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? v स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल होके यहाँ पे मिलेगा बेटा पहले पार्टिकल ने अप्लाई किया हुआ फोर्स, ठीक है, दैट इज m1v1 स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? जब पहला पार्टिकल एक n/3 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल सरफेस से जाके टकराता है तो उसका चेंज इन मोमेंटम होता है और उस चेंज इन मोमेंटम के कारण वो वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये पहले मॉलिक्यूल के कारण अप्लाइड हुआ फोर्स है। ऐसे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा? F2 है या सेकेंड मॉलिक्यूल है M2 मास का, M3 मास का थर्ड मॉलिक्यूल है। ऐसे n/3 मॉलिक्यूल्स है जो x डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स विल बी। तो ऐसे ही अगर हमने सभी मॉलिक्यूल्स ने अप्लाई किया हुआ फोर्स चेंज इन मोमेंटम करके निकालेंगे तो वो सेकेंड मॉलिक्यूल के कारण कितना मिलेगा बेटा? उसका मास, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, और वो भी तो ए ही डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। थर्ड वाले मॉलिक्यूल के कारण m3v3 का स्क्वायर बाई ए। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा? n/3 मॉलिक्यूल्स जो v कितने वेलोसिटी से चलेगा? vn स्क्वायर वेलोसिटी से चलेगा और वो भी तो डिस्टेंस a ही कवर करेगा। n/3 वेलोसिटी, n/3 लिखे थे या n ही लिखे थे? n/3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा? s सरफेस की तरफ जा रहे हैं। कैसे निकाला, समझ में आया? तो अगर एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम फोर्स अप्लाई करता है तो सेकेंड मॉलिक्यूल का भी चेंज इन मोमेंटम हमें क्या देगा बेटा? फोर्स देगा। ये F2 होगा, ये F3 होगा, अप टू सब Fn तक देंगे। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय दिस मॉलिक्यूल्स ऑन दैट सरफेस। तो क्या करना पड़ेगा? एवरेज फोर्स निकालना पड़ेगा। Therefore, average force applied by molecules, सभी का ऐड करना पड़ेगा।
F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F2 प्लस Fn, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इधर चल रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे बेटा, तो हमें एवरेज फोर्स मिलेगा। हम एवरेज फोर्स को F बोल देते हैं। F1 का वैल्यू है बेटा m1 v1 स्क्वायर बाई a, m2 v2 स्क्वायर बाई a प्लस अप टू प्लस mn बाई 3 v n/3 स्क्वायर बाई a। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो आपका f है, अब उसमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं, 1/a कॉमन है बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो मासेस है बेटा m1 m2 m3 अप टू mn, हम सभी को इक्वल ले सकते हैं। आइडियल गैस होने के कारण सभी के मासेस सेम है, तो हम यहाँ पे उनके जो मासेस है m1 m2 m3 अप टू, अगर m इक्वल ले लें तो 1 2 अप टू n/3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी के मासेस सेम होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मास भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। तो m/a अगर कॉमन आता है तो ब्रैकेट में बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू प्लस vn/3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स मिलके एस सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो कितना है बेटा, इतना है, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है बेटा C के फॉर्म में, मतलब C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, बराबर है। तो हमने C के फॉर्म में पढ़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, अगर C V की जगह पे C कंसीडर कर लो तो आपने डेफिनेशंस लिखी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्टार्टिंग के पेज पे देखो बेटा, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उनमें से ये कौन सा फॉर्मूला बनाते हुए दिखाई दे रहा है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो हमें पता है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब v के जगह पे c के जगह पे v लिखो तो v स्क्वायर बन जाएगा, ये v स्क्वायर बार इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस vn/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, n। अब यहाँ पे हमारे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n/3 है, तो यहाँ पे n/3 कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या, क्योंकि हमारे n/3 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस प्लस vn/3 स्क्वायर इज इक्वल टू v बार स्क्वायर या v स्क्वायर बार इंटू n/3 बन जाएगा। मतलब जो ब्रैकेट की टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, उसकी जगह पे v स्क्वायर बाय n/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, देयरफॉर f बनेगा बेटा m/a इंटू ब्रैकेट की टर्म को हम लिखेंगे बेटा इंटू n/3 इंटू v स्क्वायर बार। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द n/3 मॉलिक्यूल्स जो एस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, nm v स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई a इंटू 3 या 3a कर लो। हमें क्या निकालना है बेटा, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे मिलेगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
या फिर टू फाइंड प्रेशर वी नो प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो फोर्स का वैल्यू गैस ने अप्लाई किया हुआ इतना है, एन एम वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई 3a इंटू ये वाला ए, ठीक है। सो P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। ये क्या है बेटा, क्या है, इसकी लेंथ है, चाहे लेंथ वाली लो, ब्रेड्थ वाली हो, हाइट वाली लो। तो अगर ये लेंथ है और ये एरिया, एरिया इंटू इसको हाइट अगर बोल दे तो क्या बनता है बेटा, एरिया इंटू अगर ये हाइट है, क्या कहेंगे इसको, एरिया इंटू हाइट, क्या बनाता है बेटा, ये वॉल्यूम बनाता है। तो A इंटू वी आप V लिख सकते हो बेटा, कैपिटल वाला। सो एन एम वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई 3 इंटू कैपिटल V बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रेशर exerted by the gas on the walls of the container, ठीक है। तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा, एन एम वी स्क्वायर बार बाई 3v, या 1/3, 3 को बाहर निकाल लो, 1/3 एन एम वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई कैपिटल V। कैपिटल V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, और स्मॉल v क्या है बेटा यहाँ पे, वेलोसिटी है। इसी के दूसरे फॉर्मूले भी बनते हैं बेटा, इसके दूसरे फॉर्मूले भी बनाएंगे, उधर का लिख के हो गया ना। पहले का भी बाकी है, लिख लो पहले, दिख रहा क्या, हो गया बेटा, बस फटाफट फटाफट, ये वाले साइड का हो गया ना, हाँ बस ये है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। नोट डाउन करके रखना, ये वेलोसिटी है बेटा, और ये क्या है, वॉल्यूम है। नहीं तो V और V में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इसकी दूसरे फॉर्मूले भी आप बना सकते हो बेटा, P इज इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में लिखा बेटा N इंटू एम, N इंटू एम मतलब क्या होता है बेटा, M मास ऑफ दी ईच गैस मॉलिक्यूल है, बराबर है, और N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को गैस ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मास ऑफ द गैस मिलता है ना, टोटल मास ऑफ गैस, यही तो मिलता है हमें। तो हम Nm की जगह पे कैपिटल M अगर पुट कर दे तो 1/3 एम वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय कैपिटल V मिलता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला बेटा। और मास बाय वॉल्यूम क्या देता है बेटा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम हमें देता है बेटा डेंसिटी, ये तो हमें सभी को पता है। तो प्रेशर का थर्ड फॉर्मूला बनता है बेटा 1/3 रो वी स्क्वायर बार। तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज। अब इनमें से आपने अगर ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव करके छोड़ दिए तो भी हो जाता है, या फिर अगर आपको शो दैट करके क्वेश्चन आता है, शो दैट प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज P इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स रो वी स्क्वायर बार, शो करने के लिए बोलते हैं तो आपको थर्ड वाले फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा, मतलब लास्ट तक डेरिवेशन को डिराइव करना है। बात समझ में आ गई? तो बस इस टॉपिक का मतलब अभी तक के टॉपिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। सीधा सीधा 4 मार्क्स क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या किया एक बार इन शॉर्ट समझ लो, वो वाला लिख के लिया है ना। हमने क्या किया बेटा, एक कंटेनर कंसीडर किए जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए,
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से हमने कहा क्योंकि ये रैंडम मोशन में होते हैं तो हमने 1/3 में इसको डिवाइड कर लिया। हाँ, आइडियल गैस कंसीडर किए जिसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और रैंडम मोशन के कारण हमने इसको n/3 डायरेक्शंस के कारण n/3 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किए। तो n/3 मॉलिक्यूल्स जो x डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें से हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया, पहला वाला, जिसका मास m1 है और जो v1 वेलोसिटी से चल रहा है। ये सिनेरियो सभी को समझ में आया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई होता है। तो अगर हम इसका चेंज इन मोमेंटम निकालें तो हमने पहले इसका इनिशियल मोमेंटम निकाला और टकराने के बाद वाला फाइनल मोमेंटम निकाला इसी का। क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन करता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम -2m1v1 होता है। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम और इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लगने वाला जो टाइम है उसको हमने कहा t1, वो कि डिपेंड करता है v के फॉर्मूला पे, डिस्टेंस 2a अपॉन वेलोसिटी v1 पे। तो हमने कहा कि अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दे, दैट इज dp/dt, ये देता है बेटा फोर्स। तो इसलिए हमने इस चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद, ठीक है, ये पहला रहेगा, दूसरा चेंज इन मोमेंटम निकालना है और तीसरा निकालना है बेटा टाइम और चौथा निकालना है बेटा फोर्स। ठीक है, पहले आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला, बाद में टाइम निकाला और न्यूटन का थर्ड लॉ लगा के ये बनाया। तो आपको मिला बेटा 2m1v1² 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया फोर्स अप्लाइड। और इसी फोर्स को आपने एवरेज करके सभी के लिए निकाला, सभी मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे। तो ये m1vn/3 मॉलिक्यूल्स के लिए लगेगा टोटल में, बराबर है कि नहीं, v1 v2 v3 अप टू vn/3। और हमने बाद में इस v की 1/3 वैल्यू का वैल्यू लिखा, वो कितना होता है बेटा। तो हमने कहा कि फोर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/, यहाँ से देख लेते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो ये बनाया बेटा, और इसकी जगह पे क्या लिखे हमने, ये वैल्यू लिख सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाली। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके, कहाँ पे पुट किया बेटा, यहाँ पे, बराबर है। और इसी में थोड़े से सब्सटीट्यूशन किए, एन को सामने लेके गए, हमको पीछे, और बाद में इसको प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया। और प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने डायरेक्टली प्रेशर का फॉर्मूला निकाला। तो फोर्थ है बेटा फोर्स और लास्ट है बेटा प्रेशर। प्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो आपको 5 स्टेप करनी पड़ेंगी लगभग, ठीक है, लगभग 5 स्टेप यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। और टोटल 4 मार्क्स में पूछेगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी के पेपर में डायग्राम नहीं बनाए बहुत से जनों ने। डायग्राम के मार्क्स होते हैं, कभी 1 मार्क होता है, कभी आधा मार्क होता है। डायग्राम्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आया डेरिवेशन। नेक्स्ट है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वेलोसिटी निकाले थे पहले, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसके पहले के इसमें जो आपने फॉर्मूला यूज किए थे बेटा प्रेशर वाला, बस वही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे फाइनली आपको आरएमएस स्पीड को भी फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। कौन सा वाला, प्रेशर वाला। वी नो pressure exerted by gas on the walls of the container कितना होता है बेटा, P is equal to 1/3
एन एम वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई वी। यहाँ पे हम बार नहीं देंगे, ठीक है, एन एम वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई कैपिटल वी होता है। अब ये फॉर्मूला यूज करके हमें इसकी आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। आपको पता है बेटा PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो PV को हम वन साइड ले लेते हैं NMV स्क्वायर। तो PV इज इक्वल टू NRT, तो PV की जगह पे NRT पुट कर दो। NRT इज इक्वल टू 1/3 NMV स्क्वायर। हमें इसकी स्पीड निकालनी है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी टर्म उधर चली जाएगी। तो v स्क्वायर बनेगा बेटा 3 स्मॉल n RT डिवाइडेड बाय n इंटू m, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट अगर इधर लेके आएंगे तो आपको आरएमएस स्पीड मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते गए, तो वो सब्स्टिट्यूशंस आपको थोड़े लर्न रखने पड़ेंगे। n क्या है बेटा, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसका फॉर्मूला n अपॉन n ऑफ a होता है, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह पे n बाई n ऑफ a पुट कर लें, RT रहेगा ऊपर में और ये n इंटू n, ठीक है, बिकॉज में दे सकते हैं इसको। यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर बचेगा बेटा 3RT अपॉन n ऑफ a इंटू m। और ये जो n ऑफ a इंटू m है, इसी को मोलर मास m नॉट कहते हैं। तो 3RT बाई m नॉट, और अगर ये स्क्वायर रूट अगर इधर डाल दें डायरेक्टली, तो v का जो स्पीड है आरएमएस स्पीड, वो कितना मिलता है बेटा, √3RT बाई m नॉट मिलता है। बस ये बेटा 2 मार्क्स की आता है। फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। आप अपने मन से भी थोड़ा सा कंसिडरेशन वगैरह डाल सकते हो, कंसिडर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ऐसा करके। टू फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ द आइडियल गैस मॉलिक्यूल वी नो, ऐसा करके एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वी नो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज P इज इक्वल टू 1/3 NMV स्क्वायर बाय कैपिटल V। इसमें ये वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आपको थोड़े से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या क्या है बेटा, ये पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू NR3 पुट करना है। दूसरा, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करना है। और तीसरा, m नॉट की वैल्यू पुट करनी है, n ऑफ a इंटू m, ठीक है। अब ये लर्न करने पड़ेंगे, इसको लर्न नहीं रखना पड़ेगा। तो ये वाले एक्सप्रेशन से क्या समझ में आता है बेटा आपको, v मतलब क्या है बेटा, आरएमएस स्पीड है। ये कैसी है बेटा, 3 तो नंबर है, r क्या होता है बेटा, r क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। m नॉट मॉलिक्यूलर मास होता है, और t क्या है बेटा, टेम्परेचर। तो अगर ये 3 चीजें कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यही क्वेश्चन है बेटा आपका, शो दैट करके पूछते हैं। या फिर बोलेंगे शो दैट दिस इक्वेशन, और ऐसा करके भी पूछेंगे कि आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज
स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये प्रूव करके दिखता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा गैस के बारे में? सबसे पहले तो आपने अजम्पशंस में देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रैंडम मोशन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन करते हैं, राइट, और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा तो इन्होंने एक प्रेशर कितना एक्सर्ट किया बेटा? 1/3 Nm(v²) बाय कैपिटल V। ठीक है, हमने कहा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, इसका मतलब इनके पास आरएमएस वेलोसिटी होगी और साथ ही साथ आरएमएस वेलोसिटी के साथ साथ आरएमएस स्पीड भी होगी। तो आरएमएस स्पीड कितनी होती है बेटा? √3RT/m0 होती है। बात समझ में आ रही है? अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो कोलिजन के कारण इतना प्रेशर एक्सर्ट करवाते हैं। कंटिन्यूअस मोशन में है तो उनकी गैस के मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है बेटा, और कंटिन्यूअस मोशन में है तो उनके पास क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि गैस की जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही नहीं उसके पास। तो हम बोल सकते हैं कि जो गैस की एनर्जी होगी टोटल वो नथिंग बट ए काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी में रहे यार, हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? वही फॉर्मूला चाहिए। कौन सा? ये वाला ही। सो प्रेशर वी नो, pressure exerted by gas on the walls of the container कितना होता है बेटा? P is equal to 1/3 Nm(v²) by कैपिटल V। इसमें से mv² जो दिख रहा है बेटा, mv² क्या हो सकता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो v को उधर लेके जाए तो ये बनेगा 3 × PV इज इक्वल टू n को बाहर निकाले तो m × v² लिखे, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि mv² बनाएगा बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 3 को भी इधर रखते हैं, चलेगा 1/3 PV इज इक्वल टू 1/3 N m × v²। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे याद रख के लिखना है तो यहाँ पे लिख के रख सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन RHS। ओनली RHS में करना है बेटा, इसमें करना है। तो ये क्या बनेगा? तो PV इक्वल टू 2/3 N इंटू यहाँ पे लगा देते हैं बेटा 2 mv²। ठीक है, हाफ mv² को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एनर्जी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी।
एज हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, और इसको हमने एन, एन क्या है बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर ये इस एक पार्टिकल की मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होंगी तो एन इंटू दिस टोटल एनर्जी हो जाएंगे बेटा, दैट इज कैपिटल ई। तो एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, कैपिटल ई लिख सकते हो। तो आपका इक्वेशन बनेगा पीवी, कैपिटल वी है बेटा इक्वल 2/3 इंटू ये टोटल टर्म बनेगा बेटा कैपिटल ई, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। तो ई का वैल्यू कितना बनेगा, एनर्जी ऑफ द गैस, एनर्जी विल बी 3/2 इंटू पीवी, ठीक है। और इस पीवी को जो है एन ऑफ ए केवी इंटू टीवी लिखा जाता है। तो यही आपका एनर्जी का जो इक्वेशन है वो 3/2 एन, अब यहाँ पे एन बाद में दिया है, आप एन भी लिख सकते हो, एन ऑफ ए की जगह पे एन भी ले सकते हो। सो ई इज इक्वल टू 3/2 एन ऑफ ए के बी इंटू टी। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ व्हाट, गैस की। गैस की एनर्जी कितनी होती है बेटा 3/2 एन ऑफ ए एन के बी इंटू टी। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब हम लिख सकते हैं वो एन उधर जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई बाय एन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 3/2 के बी इंटू टी, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। आगे का पार्ट नेक्स्ट बाद में देखते हैं बेटा, थोड़ा काम है।